नमस्कार। आज हम वेतान में संकलित अध्याय जोज के अंतिम भाग को पढ़ेंगे। जब लेखक अब जो है खेतों में पानी लगाते हुए जो मास्टर की तरह ही कविताएं रचने का अभ्यास करने लगता है। अब आगे कवि यानी कि लेखक जो एक तरह से कविता रचने में एक तरह से रुचि रखने लगा है, तो आगे क्या कहता है। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। कौन कौन सी? पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई न कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई उब नहीं होती, यानी कि सबसे पहले तो उसको ये शक्ति प्राप्त की है, उसको अकेलापन खलता नहीं है, अर्थात उसको उगता नहीं है। मैं अपने काम से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थोई थोई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है। चांद रात पसरिते पांडरी गाया धरणीवरी, को मैंने मास्टर के चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करनी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। तो इस तरह से वो अच्छी कविता करने लगा। अब अकेलापन के कारण वो खेतों में पानी लगाते हुए, पशु चराते हुए ऊंचे सुर में गाने लगा। उस पर नाचने भी लगता था। और अब उसको कुछ कविताओं को अपनी चाल में रचने का भी अभ्यास हो चुका था। और इसके इस कारनामे से देखकर जो है मास्टर बड़े खुश होते थे और उससे बड़ी क्लास के बच्चों के सामने उससे कविता गवाते थे। और जो प्रार्थना सभा में कोई कार्यक्रम होता या वैसे कोई कार्यक्रम होता तब भी उससे कविता गवा लेते थे। तो इस तरह से अब जो है आनंदा के एक तरह से नए पंख से निकलने लगे थे। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। खुद सौंदर्यकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मास का क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। यानी कि उसे पता लगता है कि जो कवि होता है वो हमारी तरह ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितनी ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। यानी कि जो मास्टर ने कविता बनाई थी, उनके घर में जो एक लता थी, बेल थी, उसके ऊपर बनाई। और आनंदा कहते कि वो भी दोनों चीज़ें मैंने देखी थी और मुझे पता चला कि हम किसी भी तरह से जो कविता बना सकते हैं। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते में फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के एक छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। जब कंठस्थ हो जाती तो पहुँच देता। किसी रविवार के दिन एक आधे
कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। तो इस तरह से वो अभ्यास करने लगा और जैसे भी जो भी उसको साधन मिलता उसी से वो अभ्यास करने लगा। कभी अच्छी भैंस के ऊपर ही डोर चढ़ाते हुए, जो पशु पर चढ़ाते हुए उसके लिखना, कोई पत्थर होता उसके ऊपर कंकड़ से लिख लेता, तुकबंदी करने लगता और जो याद हो जाती तो उसको मिटा देता। और छुट्टी वाले दिन किसी कोई छोटी मोटी कविता की रचना हो जाती तो अगले दिन वो मास्टर को दिखाता और अध्यापक उसका हौसला बढ़ाते। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता था और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लय क्रम कैसे देखे, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसे होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं। तो इस तरह से कभी कभी जो है आनंदा रुक नहीं पाता था और वह सवेरे होने का इंतज़ार नहीं कर पाता था और रात को ही मास्टर के पास पहुंच जाता था कविता दिखाने के लिए। और कविता देखकर मास्टर उसे बहुत शाबाशी देते और कई बार तो उसको अलंकारों के बारे में, लय ताल के बारे में सारी चीज़ें उन्हें वो बताते थे, किस तरह से अलंकारों को क्या महत्व होता है। तो ये सारी बातें वो उसको समझाने लगते। अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापन का अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इसे ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारा दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं सौंदर्यकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। तो इस तरह से जो वह कविता रचने लगा। और ये प्रश्न कई बार आता है कि इसको कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करने में मास्टर सौंदर्यकर का क्या महत्व था, अर्थात या कविता के प्रति उसको जो रुचि उत्पन्न हुई वो किस कारण हुई थी। तो आपका ये अध्याय पूर्ण हुआ और आपका एक तरह से सितंबर परीक्षा का पाठ्यक्रम भी पूरा हो गया है। धन्यवाद।